हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूनिट 1, 2 एंड 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 यानी संगम एज और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो ये देखिए, यूनिट 4 का पहला प्रश्न है हमारे पास, संगम युग की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी संगम युग कौन सा युग था और उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो देखिए, संगम युग लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत के इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, ठीक है। इस युग की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से मिलती है, तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है, जिनमें तमिल भाषा में रचित कविताएं, गीत और आख्यान शामिल हैं। इस समय दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राजवंश शासन करते थे, ठीक है। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। तो इन्हीं तीनों राज्य के शासन काल को कहते थे हम लोग संगम युग, ठीक है। चोलों का साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में फैला हुआ था और उनकी राजधानी क्या थी, देखिए, उरेयूर थी। बाद में कावेरी पट्टनम हो गई थी। चोल शासक समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। वे दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया करते थे, ठीक है। और चेर वंश का राज्य वर्तमान केरल और तमिलनाडु के पश्चिम भाग में फैला हुआ था, ठीक है। उनकी राजधानी वंजी थी। चेरों ने रोम तथा यूनान के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। यह विद्वानों का समूह संगम कहलाता था। पांड्य शासक साहित्य, शिक्षा और कला के संरक्षक थे। यानी उन्होंने, जो पांड्य राजवंश थे, उन्होंने साहित्य, शिक्षा और कला को बचा कर रखा था, ठीक है। राजनीतिक रूप से ये कला वीरता और युद्ध और राज्य विस्तार की नीति से भरा हुआ था, ठीक है। युद्धों में हाथी, घोड़े और रथों का प्रयोग होता था। प्रशासनिक व्यवस्था इस जमाने में क्या थी, देखिए, राज्य अनेक छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। राजा सर्वोच्च था, ठीक है, परंतु मंत्री परिषद भी उसकी सहायता करते थे। कर, व्यापार और कृषि से राज्य की आय प्राप्त होती थी, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, संगम युग के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए, संगम युग का समाज जो था वो अत्यंत विकसित था और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। जाति व्यवस्था तो थी, लेकिन कठोर नहीं थी। समाज का विभाजन व्यवसाय और योग्यता के आधार पर होता था। उस जमाने में स्त्रियों की स्थिति, संगम काल में स्त्रियों के सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा, साहित्य और युद्ध में भाग लिया करती थी। कवित्री, अवयार इसका उदाहरण मिल जाता है, ठीक है। स्त्रियों को अपनी इच्छा से विवाह करने का और स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार थे, ठीक है। परिवार और जीवन शैली उस जमाने में कैसी थी, तो देखिए, समाज जो था वो पितृ सातात्मक था, यानी पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन स्त्रियों को भी सम्मान सर्वोपरि था। लोग धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार और उत्सव मनाया करते थे। अर्थव्यवस्था देखिए, तो अर्थव्यवस्था कृषि प्रमुख व्यवसाय था। धान, गन्ना, बाजरा, नारियल आदि की खेती होती थी। पशुपालन और मछली पालन भी महत्वपूर्ण थे। व्यापारिक दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध था। अत्यंत आंतरिक व्यापार गांव और नगरों के बीच होता था, जबकि विदेशी व्यापार भी होता था, जहाँ की रोम, मिस्र और यूनान से होता था। मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के प्रचलित थे इस दौरान, ठीक है। संस्कृति और साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य में तमिल भाषा शिखर को मतलब संगम साहित्य ने तमिल भाषा को शिखर पर पहुंचाया। एट्टू तोके और पट्टू पट्टू जैसे ग्रंथ इसी काल में रचे गए थे। संगीत, नृत्य और कविता का विकास हुआ था अच्छे खासा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों को विस्तार से समझाना है, ठीक है। तो देखिए, समुद्रगुप्त जिनका शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी तक, वे गुप्त वंश का सबसे महान शासक थे। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में असंख्य युद्ध लड़े और भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की थी, इसलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा, समुद्रगुप्त के जीवन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, ये एक किताब है जिसको लिखा है हरिसेन ने। इससे पढ़कर हमें समुद्रगुप्त के जीवन की प्रमुख बातें पता चलती है, ठीक है। उत्तरी भाग की विजय इन्होंने किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने कुरु, पंचाल, कोसल, विंध्य, अवध और बंगाल आदि राज्यों को जीत लिया और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण भारत का अभियान भी उन्होंने चलाया, ठीक है। उसने दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता, जैसे कांची, पल्लव, कौशल, कांचीपुरम आदि, परंतु इन राज्यों को उसने पूरा स्वतंत्र कर दिया, जिससे उसकी नीति का
उदारता यानी दयालुता झलकती है। ठीक है, विदेश नीति देखिए तो विदेशों के साथ उनका मैत्रीपूर्वक संबंध था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति उनसे मांगी थी। कला और संस्कृति की बात करें तो देखिए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, वह स्वयं वीणा वादक थे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है गुप्त काल की सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी तक चला था। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। ओके, इस युग में कला, साहित्य, धर्म और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई थी। ठीक है, कला और स्थापत्य की बात करें तो अजंता, बाघ और सांची की गुफाएं गुप्त कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। देवगढ़, मथुरा और सांची में बनी मूर्तियां इस युग की कलात्मक त्रिपुणता को दर्शाती है। बुद्ध, विष्णु और शिव की मूर्तियां में सौंदर्य और आध्यात्मिकता दोनों झलकती है। साहित्य इस दौरान देखिए ये जो काल था वो साहित्य का स्वर्ण काल था। कालिदास, ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और वाण भट्ट ने हर्षचरित, तो ये सब कवि इसी युग में हुए थे। ठीक है, धर्म और दर्शन की बात करें तो देखिए इस काल में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हुआ था, परंतु धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान प्राप्त था। विज्ञान तो इसी काल में ही आर्यभट्टी में ग्रहों की गति और पाई का मान बताया था। ठीक है, गुप्त काल के दौरान ही वारामिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अपना योगदान दिया था। तो ये सब भी विज्ञान की जो प्रगति हुई थी वो इसी काल के दौरान हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, यानी गुप्त साम्राज्य जो था उसका पतन यानी अंत कैसे हो गया। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे कई कारणों से हुआ होगा। ठीक है, कुछ कारण देखिए हुनों का आक्रमण है ना, 5वीं शताब्दी में हुनों ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। उसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी, ये भी एक कारण हो सकता है ना। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक जैसे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त में वह शक्ति नहीं थी जो समाज को यानी साम्राज्य को एकजुट रख सकें। आर्थिक पतन भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, सिक्कों की गुणवत्ता घट गई होगी। राजनीतिक विखंडन यानी शासनीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गए। उसके बाद धार्मिक अंधविश्वास भी, बाद के समय में अत्यधिक धार्मिकता और कर्मकांड ने वैज्ञानिक सोच को कमजोर कर दिया। तो ये सब कारण हो गए किसके, गुप्त साम्राज्य के पतन के। ओके, तो ये रहे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।